तो बच्चा वेलकम टू सदात क्लासेस। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र भी कहा जाता है। 10th बोर्ड के लिए जो बच्चे 2022 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। उससे पहले ये बताना ये ज़रूरी समझेंगे कि इसमें हर तरह के स्टूडेंट्स जो भी, चाहे आप जिस मीडियम के हों, या हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हों, या जिस बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, लगभग सिलेबस सबका एक ही है, खाली चैप्टर इधर उधर हुआ है, लेकिन मटेरियल आपको, सिलेबस आपको एक ही पढ़ना है। इसलिए हर तरह के बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, उन सबको फ़ायदा होगा। भले हम लिखेंगे हिंदी में, इसलिए कि ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो टर्म्स यूज़ होंगे हिंदी के, उसको इंग्लिश में भी आपको बताते हुए चलेंगे, ताकि जो एनसीईआरटी के जो पढ़ने वाले और सीबीएसई मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। तो हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि मेरी आदत है कि कोई भी चीज़ आपको किताब की तरह नहीं पढ़ाना। जो किताबी भाषा है उस किताबी भाषा को लेकर के नहीं पढ़ाना, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट देना। क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं कि सिर्फ आप एग्ज़ाम पास करें, हमारा टारगेट ये है कि आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज हो और आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सकें। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एग्ज़ाम ही फोकस्ड आप पढ़ाई नहीं करें। एग्ज़ाम तो पास कर ही जाएंगे, अगर हम यहाँ से अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो एग्ज़ाम में हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन मैट्रिक के बाद, बोर्ड के बाद जो हम इंटरमीडिएट में जाते हैं या ग्रेजुएशन में जाते हैं, या जो एक्सट्रीम चूज़ करते हैं, सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, वहाँ इस हमारे बेसिक नॉलेज का एप्लीकेशन होता है। तो जब तक बेसिक नॉलेज हम नहीं सीखेंगे तब तक फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ एग्ज़ाम पास करना बहुत ही बड़ी बात नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम तो पास सारे बच्चे कर जाते हैं। कि आपका केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले केमिस्ट्री का बेस बना दिया जाए, केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल है वो सिखा दिया जाए। तो ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा बेसिक केमिस्ट्री पर, कि केमिस्ट्री का जो बेस क्या है, केमिस्ट्री किस चीज़ पर खड़ा होता है। और केमिस्ट्री में आपको जो 7th में, 8th में, 9th में, 6th में जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनका तो ठीक रहता है, लेकिन जो बच्चे अच्छा से उसको नहीं पढ़ पाते हैं, वहाँ से उनको कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाता है, और डायरेक्ट 10th का पढ़ाया जाए तो वहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और फिर उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है केमिस्ट्री से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस एक वीडियो में एक डेडिकेटेड वीडियो दिया जाए, 1 या 2 वीडियो बेसिक केमिस्ट्री पर, ताकि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा हो जाए। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि केमिस्ट्री आखिर होता क्या है, आखिर क्यों इसको अलग ब्रांच दिया गया है साइंस का। तो देखिए, साइंस को ब्रांच में इसलिए बांटा गया है, इसलिए कि पढ़ने में आसानी हो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब ब्रांच में बांटा गया। हालांकि साइंस कोई अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, लेकिन इसलिए बांट दिया गया कि पढ़ने में आसानी हो। अलग अलग क्षेत्र बांट दिया गया साइंस का। तो केमिस्ट्री में कौन सा क्षेत्र है? तो ऐसा साइंस का ब्रांच जिसमें मैटर के बारे में पढ़ा जाए। साइंस का वो ब्रांच जिसमें मैटर के बारे में पढ़ा जाए, यानी पदार्थ के बारे में पढ़ा जाए। अब दुनिया का कोई भी चीज़ ले लीजिए, ये पेन ले लीजिए, ये बोर्ड ले लीजिए, हमारा शर्ट ले लीजिए, टी शर्ट, या हमारा बदन खुद ले लीजिए, बॉडी अपनी, या कोई भी चीज़, वो उसको कहते हैं मैटर। दुनिया में कोई भी चीज़ है जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, वो क्या होता है? मैटर। तो मैटर के बारे में पढ़ना, यही एक ब्रांच है जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। यानी सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ा जाए, उसका गुण क्या है, उसमें क्या क्वालिटी है, मैटर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह मैटर एक दूसरे से कंबाइन होता है, कितने तरह का मैटर, ये सब पढ़ना, यही सब तो कहता है। ये सब जो जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है, साइंस के जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं केमिस्ट्री। अब आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री क्यों बांटा गया अलग और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। चलिए, तो उस मैटर से ही शुरू कर देते हैं। बेसिक केमिस्ट्री आपका मैटर से ही शुरू करते हैं। मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, इसको सब्सटेंस भी कहा जाता है मैटर को। अब मैटर कितने प्रकार का होता है? तो मेनली मैटर होता है दो प्रकार का, 2 टाइप्स होता है मैटर का। एक प्योर होता है, एक होता है इम्प्योर। एक शुद्ध होता है और एक अशुद्ध होता है। दुनिया में जितने भी मैटर हैं उनमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। आप कहिए शुद्ध मैटर, शुद्ध क्या चीज़ है और अशुद्ध क्या चीज़ है? तो जो सिंगल रहे उसको कहते हैं शुद्ध, प्योर, और जो कोई चीज़ से मिल के बना रहा है उसको कहते हैं इम्प्योर। अब आपसे पूछेंगे कि ये पेन क्या है, शुद्ध है क्या? शुद्ध है। पेन एक तरह का मैटर है, लेकिन शुद्ध है अशुद्ध है? तो आप कहेंगे इसको अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? इसलिए कि ये पेन जो बना है ये तरह तरह के सब्सटेंस से, मैटर से मिल के बना है। इसमें इंक भी है, लिक्विड,
और ये ढक्कन जो बना है किसी और चीज़ का बना है, ठीक है, इसका जो निब बना है किसी और मैटर का बना है, किसी और तरह के मैटर का बना है, तो ये तरह तरह के मैटर का मिल करके एक कम्बिनेशन है, इसलिए ये इम्प्योर हो गया। तो कहिएगा प्योर क्या है, तो प्योर जैसे सोना हो गया। सोना क्या है, प्योर होता है। चांदी ये प्योर है। लोहा ये प्योर है। तांबा ये प्योर है। देख रहे हैं, ये सारा चीज़ प्योर है, यानी जो सिंगल जिसका फॉर्म हो, जिसमें कोई चीज़ मिलकर नहीं बना हो, तो वो होता है प्योर। तो ये सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के और ये बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। चलिए, तो प्योर जो भी चीज़ है, ऐसे प्योर सब मैटर को कहते हैं हम लोग एलिमेंट। ऐसे प्योर जो मैटर होते हैं इनको कहा जाता है एलिमेंट। अब आप पूछिएगा कि इम्प्योर क्या होता है, तो इम्प्योर में देखिए, जैसे अब दो एलिमेंट मिल जाए साथ में, दो या दो से अधिक एलिमेंट मिल जाए तो हो जाएगा इम्प्योर। कहिएगा क्या, तो कार्बन मिल जाए, कार्बन एक तरह का एलिमेंट है, कार्बन एक तरह का एलिमेंट है, और ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, कार्बन ऑक्सीजन मिल करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे बनता है ये हम बताएंगे बेसिक केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर खाली समझिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्योर नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है। अच्छा, पीतल या तांबा, तांबा, कॉपर और जस्ता ले लीजिए, तांबा और जस्ता को मिला दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। तो तांबा क्या था, एक प्योर मेटल था। तांबा क्या है, एक प्योर एलिमेंट है, और जस्ता क्या है, एक प्योर एलिमेंट है। ठीक है, जो नेचर में पाया जाता है। तांबा बिल्कुल जो निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, तो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई चीज़ मिला हुआ नहीं होता है। तांबा जो होता है बिल्कुल प्योर होता है, और जस्ता बिल्कुल प्योर होता है, लेकिन तांबा और जस्ता को मिलाने पर पीतल जो बन गया ये प्योर नहीं है, अब ये अशुद्ध हो गया। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लीजिए, चीनी और पानी, ये मिलाइएगा तो क्या बनेगा, शरबत बन जाएगा। तो चीनी अलग कोई चीज़ है, पानी कोई अलग चीज़ है, और दोनों को मिलाएंगे तो शरबत बन गया। तो ये सारा इम्प्योर यानी अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण हो गया, और ये शुद्ध पदार्थ का उदाहरण हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एग्जाम्पल लिए, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलने से बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए ये इम्प्योर में ही कहेंगे इसको यौगिक, यौगिक, इसको इंग्लिश में कहेंगे कंपाउंड। ये इम्प्योर ही है। जो इम्प्योर का जो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर मैटर, तो उसी में यौगिक है, तो इसको बोलेंगे यौगिक। इसको, ये दोनों का जो एग्जाम्पल, इसको बोलेंगे मिश्रण, या इंग्लिश में बोलेंगे मिक्सचर। अब पूछेगा कि भाई इसको यौगिक क्यों बोल दीजिए, इसको मिश्रण क्यों बोल दिए, तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, अब बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन समझना यहाँ पे ये है, एगो कार्बन और दूगो ऑक्सीजन मिलता है तभी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, एगो कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं हो सकता है कि दो गो कार्बन मिल जाए और तीन गो ऑक्सीजन मिल जाए और बन जाए CO3, तो इसको बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं होगा, हमेशा जब भी मिलेगा तो एगो कार्बन और दो गो ऑक्सीजन, माने कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा हमेशा एगो कार्बन रहेगा उसमें और दो गो ऑक्सीजन रहेगा, तभी वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा इम्प्योर मैटर जिसमें रेशियो हमेशा निश्चित हो, किसका, मिलने वाले एलिमेंट का रेशियो निश्चित हो, माने एगो कार्बन मिलेगा दो ऑक्सीजन मिलेगा तभी जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर CO3 है तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो ये यौगिक है, तो ये इम्प्योर, लेकिन ये कुछ दूसरा हो गया। तो यौगिक का क्या परिभाषा हुआ, हमेशा वो पदार्थ या वो मैटर जिसमें हमेशा निश्चित अनुपात में एक सर्टेन प्रोपोर्शन में दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिला हुआ हो,
और जब मिल के वो चीज़ नया बन जाए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल के नया कोई चीज़ बन गया, तो इसमें ना कार्बन का गुण रहेगा ना ऑक्सीजन का गुण रहेगा, बल्कि दूसरा गुण इसमें आ जाएगा। अब वो हो जाएगा बिल्कुल दूसरा चीज़। ठीक है, कार्बन अलग चीज़ है, इसका अलग गुण है, ऑक्सीजन अलग चीज़ है, लेकिन जब मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो इसका अलग गुण हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। और जैसे ये एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लीजिए, तो बनता है H2O। ये बाद में बताएंगे कैसे बनता है, लेकिन यहाँ समझना है सिर्फ कंपाउंड में और मिश्रण में क्या फ़र्क होता है। तो जब दो हाइड्रोजन लेंगे या दो ऑक्सीजन लेंगे, तभी जा कर के ये पानी बनेगा। अच्छा, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। आप कहीं सुने हैं कि पानी का सूत्र H3O हो गया? नहीं होगा, इसलिए कि पानी हमेशा इसी फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन का 2 ठो रहता है और ऑक्सीजन का 1 रहता है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहेगा, तभी जाके इसको कहेंगे पानी है। तो एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है। 3 गो हाइड्रोजन और 3 गो ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, 4 गो ऑक्सीजन 1 गो हाइड्रोजन नहीं ले सकते हैं, हमेशा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रहेगा, तभी ये पानी बनेगा। तो इस तरह का संयोग जो होता है आपस में मिलना, तो इम्प्योर तो हो गया, लेकिन कौन सा वो प्रकार हो गया, इम्प्योर पदार्थ का कौन सा प्रकार हो गया, तो वो यौगिक हो गया, कंपाउंड हो गया। लेकिन यहाँ मिश्रण में वैसा कोई कंडीशन नहीं है। अब कितना चीनी मिला दीजिए और कितना पानी मिला दीजिए, शरबत तो बन नहीं है। ठीक है, तो ये है इम्प्योर, लेकिन कौन सा टाइप है? ये मिक्सचर है, मिश्रण है। अच्छा, कितना तांबा मिलाइए, कितना जस्ता मिलाइए, पीतल तो बनना ही है। कभी मजबूत पीतल बन जाएगा, कभी कमज़ोर पीतल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो मिलाने का यहाँ पर प्रोपोर्शन है, अनुपात है, वो फिक्स नहीं हो सकता है। आप कम मिला सकते हैं, ज़्यादा मिला सकते हैं, तो लेकिन वो इम्प्योर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मिलाने का अनुपात है वो फिक्स है, माने कार्बन अगर 1 गो रहेगा, ऑक्सीजन 2 गो रहेगा, तभी जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो रहेगा, ऑक्सीजन 1 रहेगा, तभी जाके वाटर बनेगा। तो इस तरह के सारे एग्जाम्पल को हम लोग कहते हैं इम्प्योर। और जहाँ पे अकेला रहे कोई चीज़, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे चीज़ को जो अकेला रहते हैं उनको कहा जाता है एलिमेंट, उनको कहा जाता है प्योर मैटर। तो आप मैटर के बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे आगे कि आखिर ये जब प्योर था कार्बन, प्रकृति में नेचर में जब प्योर था, ऐसे ही अलग था कार्बन, तो ये ऑक्सीजन से मिलने की क्या जल्दीबाजी थी? क्यों मिल गया? आखिर और क्या मजबूरी थी कि ऑक्सीजन से मिला और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया? जब हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन अलग था, हाइड्रोजन अलग था, और दोनों अलग अलग प्योर अवस्था में रह सकता है, तो क्या मजबूरी थी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके और पानी बना लिया? और पूरी दुनिया में एलिमेंट्स अभी तक खोजे गए हैं जो प्योर सब्सटेंस हैं, जो प्योर मैटर हैं, तो वो लगभग 118 हैं। कितने हैं एलिमेंट? 118। अब पूछेगा कंपाउंड कितने हैं, तो कंपाउंड अनगिनत हैं, बहुत सारे कंपाउंड हैं। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट से मिलकर ही कंपाउंड बनते हैं। अब एलिमेंट 118 हैं टोटल। एलिमेंट के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी एलिमेंट, यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट का नाम। ठीक है, तत्व का नाम, और यहाँ पे सिंबल। अब सिंबल क्यों लिखते हैं? तो भैया देखिए, जैसे लोहा है, लोहा एक तरह का एलिमेंट है, प्योर अगर लोहा हो तो एक तरह का एलिमेंट है, उसमें कोई मिलावट नहीं हो। अब हुआ ये कि लोहा को जो हिंदुस्तान में खोज हुआ लोहा का, सबसे बहुत पहले वैदिक युग की बात कर रहे हैं, तो लोहा को क्या कहा जाता है? श्याम अयस्क। लोहा को क्या कहते थे? श्याम अयस्क। लेकिन यूरोप में उसको थोड़े बोलेंगे श्याम अयस्क, यूरोप में कुछ और बोला जाता होगा, किसी और पार्ट में, मुल्क के किसी और पार्ट में, इस दुनिया के किसी और मुल्क में कुछ और बोला जाता होगा। लेकिन अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो हर चीज़ को हम लोग एक इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब कि उसका नाम होगा और उसका सिंबल होगा केमिस्ट्री में। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये नाम हो गया, एक तरह का तत्व है, तत्व मतलब प्योर चीज़ है, और उसको H से लिखते हैं, सिंबल उसका H है। ठीक है, जैसे कार्बन है, C से लिखते हैं। ऑक्सीजन है तो O से लिखते हैं। O जहाँ लिखा है समझिए कि ऑक्सीजन है। ठीक है, मैग्नीशियम है तो समझिए Mg से लिखेंगे। सोडियम है
तो उसका सिंबल क्या है, Na। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, मैंने बताया कि 118 एलिमेंट, तो सबके क्या है, नाम है और उसके सिंबल्स हम लोग जानते हैं। जहाँ H लिखा रहे समझिए हाइड्रोजन है, जहाँ C लिखा रही समझिए कार्बन है, जहाँ O लिखा रहे समझिए ऑक्सीजन है, जहाँ Mg लिखा है समझिए मैग्नीशियम है, जहाँ Na लिखा जाए समझिए सोडियम है। तो इस तरह हम लोग तत्व को उसके सिंबल से जानते हैं। यहाँ तक समझ गए आप। अब आइए, अब इसको कनेक्ट करते हुए चलिए। क्या कनेक्ट करना है कि मैटर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैटर दो प्रकार का पढ़े, एक हुआ प्योर, एक हुआ इम्प्योर। प्योर है एलिमेंट जिसको तत्व कहते हैं, इम्प्योर हो गया आपको कंपाउंड या मिक्सचर, दोनों हो गया। तो आखिर क्या ज़रूरत था कि एलिमेंट जो है कंबाइन हुआ और कंपाउंड बना, क्या ज़रूरत था कि एलिमेंट कंपाउंड हुआ और मिक्सचर बन गया। तो इसको जानने के लिए हम जानेंगे सबसे पहले एलिमेंट के बारे में जानेंगे, तत्व के बारे में। तो तत्व के बारे में जानने से पहले हम लोग उसमें क्या जानेंगे कि उसका संरचना। तो वही हम लोग पढ़ते हैं परमाणु संरचना। इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, कोई भी तत्व उठा लीजिए, उसको काटना शुरू कीजिए, तो सबसे जो छोटा पार्ट कर पाएंगे उसी को कहते हैं परमाणु। जो सबसे उसका छोटा पार्ट होगा किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का, उसको कहते हैं परमाणु। ये कोई भी एलिमेंट, या तो यह कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, तो उसको वो बना होता है अणु से, ठीक है, और अणु मिलकर बना होता है परमाणु से। यानी कोई भी पदार्थ है तो वो बना होता है छोटे छोटे पार्ट से, उसको बोलते हैं अणु, और अणु भी बना होता है छोटे छोटे पार्ट से, उसको बोलते हैं परमाणु। तो परमाणु के लेवल पर हम जाएंगे तो तत्व का गुण हमको पता चलेगा, और वही गुण हमको जब पता चल जाएगा तब राज खुलेगा कि आखिर तत्व एक दूसरे से क्यों कंबाइन करता है, क्यों मिल जाता है, कि वो इम्प्योर हो जाता है, यानी कि कंपाउंड बना लेता है या मिक्सचर बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि परमाणु क्या होता है, और परमाणु के संरचना के बारे में जानेंगे। ये बेसिक हम लोग जान लेंगे, और उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्यों कंबाइन करता है। तो देखिए, इसको बोलते हैं, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल भी, मॉलिक्यूल, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल, और परमाणु को बोलते हैं एटम। आप इंग्लिश भी जानते चलिए। और पदार्थ को बोलते हैं मैटर। ये चीज़ समझ में आ गया कि कोई भी पदार्थ अणु से मिलकर बना होता है, और अणु भी मिलकर बनता है परमाणु से। तो पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होगा, जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परमाणु बोलेंगे। तो हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि परमाणु संरचना के बारे में, कि आखिर परमाणु संरचना होता क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस पर सदियों से क्या रिसर्च चला, बहुत सालों पहले से, बहुत सैकड़ों साल पहले से तरह तरह के इसमें साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, और उस पर अपना तजर्बा किए, एक्सपेरिमेंट किए कि आखिर तत्व का जो एटॉम होता है, तत्व का जो परमाणु होता है, तो उसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो अभी तक का जो तजर्बा है वो क्या कहता है कि कोई भी तत्व का परमाणु या कोई भी मैटर का परमाणु जो होता है, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए, वो ऐसे हमारे आंख से दिखाई देगा नहीं, तो बिल्कुल जो स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे देखा जाए तो गोल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। तो क्या समझिए, देखो गोल दिखाई देगा, तो गोल दिखाई देगा तो यहाँ पर ऐसे होगा। तो जो सबसे जो अंदर वाला गोल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ रास्ता बना होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे इस टाइप का रास्ता बना होता है, इस टाइप का रास्ता बना होता है, 1 2 बहुत सारा, 3 4 5 6 इस तरह गोल रास्ता बना होता है। जो सबसे अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, बीच वाला भाग। अब बीच वाला भाग के बाहर रास्ता टाइप का बना होता है, ठीक है, जैसे कैसे सर्किल होता है वैसे सर्किल बना होता है, राउंड अबाउट आप कह लीजिए। अब देखिए, अब बीच वाला भाग में जो देखा गया तो उसमें कुछ रहता है, उसका नाम लिया गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। 2 तरह का चीज़ बीच वाले भाग में रहता है, उसको कहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो रास्ता है, ये रास्ता, उसमें एक चीज़ घूमता रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो रास्ता में है एक चीज़ घूमता रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा चीज़ में रहता है, एटम में। कोई भी तत्व का, कोई भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको, वो एटम हो गया। और एटम में क्या रहता है, एटम का जो बनावट होता है इस तरह का बनावट होता है, ठीक है। और बनावट में जो होता है तो उसके बीच वाला भाग को कहते हैं न्यूक्लियस। ये वाला पार्ट जो हो गया इसको कहते हैं न्यूक्लियस, या हिंदी में कहते हैं नाभिक।
ठीक है। और नाभिक में क्या रहता है, तो नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये एक तरह का कण है, न्यूट्रॉन एक तरह कण है, प्रोटॉन एक तरह कण है, तो नाम दिया गया है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। और इधर जो इस रास्ता है, इस रास्ता को बोलते हैं शेल। इस रास्ता को क्या बोलते हैं, शेल। शेल को बोलते हैं हिंदी में कक्षा। और शेल में क्या रहता है, तो इलेक्ट्रॉन। एक तरह का कण है, शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें हमेशा बैठा रहता है। इलेक्ट्रॉन एकदम लाइट की स्पीड के बराबर लगभग ये चक्कर काटता रहता है इसका, ठीक है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बहुत स्पीड में, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बहुत स्पीड में, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बहुत स्पीड में। और यहीं पे जानना है कि किसी भी तत्व का जो तत्व होता है उसके एटम में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव, मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नेगेटिव ले लीजिए, और 2 प्रोटॉन है तो 2 पॉजिटिव ले लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव को जोड़िएगा अगर, तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। 0 आएगा कि नहीं, -2 और +2 को जोड़िएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि कोई भी तत्व का जो परमाणु होता है वो होता है उदासीन, यानी न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ये बताना भूल गए थे। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ई होता है, इस पर आवेश होता है। अब आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, वो आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर जानना यही है कि एक तरह का गुण है किसी पदार्थ, किसी कण का वो गुण है जिस गुण से वो एक दूसरे को खींचता है, या तो रिपेल करता है या उसको खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर हमेशा प्लस चार्ज होता है। और जो ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो नाभिक में जो होता है प्लस चार्ज होता है, और नाभिक के जो बाहर ये कक्षा है उसमें माइनस चार्ज होता है। और चूँकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में बराबर होता है, इसलिए वहाँ पर चार्ज 0 होता है। जब चार्ज 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा उदासीन। तो ये है किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसी भी पदार्थ का एटम ऐसे ही होता है। अब यहाँ तक आप ये चीज़ जान गए कि किसी भी तत्व में क्या होता है, परमाणु होता है सबसे छोटा पार्ट, और परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी तत्व लिखे, उसका सिंबल X है। एक जगह पे कोई भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, CH, सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ भी हो सकता है, तो उसका सिंबल X है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो ये जानना है, ये बताना है आपको कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दीजिए, उसमें जितना न्यूट्रॉन है और जितना प्रोटॉन है उसको जोड़ दीजिए। तो उसको बोलेंगे, जब जोड़ देंगे तो कहेंगे मास नंबर, मास नंबर। तो सारे जितने भी एलिमेंट है सबका मास नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें प्रोटॉन का संख्या या इलेक्ट्रॉन का संख्या, अगर हम लोग प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन को संख्या को, तो उसको कहते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है उसको कहते हैं, अगर जोड़ देंगे उस संख्या को कहते हैं मास नंबर, और सिर्फ प्रोटॉन का संख्या या इलेक्ट्रॉन का संख्या उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो लिखते कैसे हैं, कोई तत्व का जो एलिमेंट का सिंबल है उसको लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ पर क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं, और यहाँ पर होता है मास नंबर, मास नंबर को A से लिखते हैं। तो कोई भी ले लीजिए, जैसे कार्बन ले लीजिए, कार्बन उसका सिंबल हो गया, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर होता है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, तो 6 यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या हो जाएगा, तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो दोनों मिलकर होता है 12, ठीक है। तो इसको लिखते हैं C612, ये 6 लिखते हैं, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये हो गया एटॉमिक नंबर, और ये हो गया मास नंबर। और समझ में आया कि कहीं भी इस तरह का सिंबल लिखा रहे तो क्या समझेंगे, ऊपर वाले को समझेंगे मास नंबर, और नीचे वालों को यहाँ पर जो बाएं साइड में उसको समझेंगे एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ कि उसमें इतना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है 6, और जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, यानी कितना प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन है,
ठीक है। तो कहीं भी अगर सिंबल लिखा रहे तो सिंबल से पता कर लेंगे कि उस एलिमेंट में, उस तत्व में कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है। अब जैसे लिखा हुआ है कार्बन, सी से होता है कार्बन, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, इसका मतलब हम समझेंगे कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है या कार्बन में 6 प्रोटॉन है। ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 8, तो हम समझेंगे कि ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है या 8 प्रोटॉन है। लेकिन मसला, अब इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया है कितना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कितना कितना है ये पता करना है। तो वो पता करने के लिए देखिए, मान लीजिए कार्बन का एटम बनाया हम, तो कार्बन का एटम बना लिए, चलिए ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। चलिए थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं कार्बन का, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे उसमें घूम रहा है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इस कक्षा में रहेगा, इस कक्षा में रहेगा, माने ये शेल में रहेगा या ये शेल में रहेगा या पूरा इसी शेल में रहेगा या आधा आधा बटेगा। तो एक रूल चाहिए ना, तो एक रूल है, कैसे रूल है, तो एक कक्षा में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2n स्क्वायर, जहाँ n बराबर होता है नंबर ऑफ शेल नंबर यानी कक्षा संख्या, शेल नंबर। एक का रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बटेगा इसमें कक्षा में, तो 2n स्क्वायर के रूल पर बचेगा, जहाँ n है शेल नंबर, ठीक है। तो पहला शेल तो n बराबर 1, पहला शेल में क्या रहेगा, ये पहला शेल हो गया, तो पहला शेल में, पहला शेल को बोलते हैं k, पहले शेल का नाम है k, पहला जो कक्षा है, जो रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका नाम है k। तो पहला शेल में कितना हो जाएगा, k में कितना हो जाएगा 2 अगुने ये n बराबर 1 हो, इसलिए पहला है 1 का स्क्वायर बराबर 2। तो पहला शेल का कैपेसिटी कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का। चलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो कितना बचा, कार्बन का बना रहे हैं तो 4 बचा कि नहीं, तो 4 किस में रहेगा। अब देखिए एल शेल का क्या होगा, 2 गुना n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 एल शेल कैपेसिटी कितना हो गया, 4 और 2 8। एल शेल में कैपेसिटी कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन का। फिर से समझिए, इस 6 इलेक्ट्रॉन को इस पूरा इसमें हमको भरना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता है कक्षा में, इस शेल में इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब देखिए कहाँ कहाँ भरेंगे, 6 को यहाँ डाल देंगे कि यहाँ डाल देंगे कि 3 यहाँ 3 यहाँ, तो ऐसा हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते हैं। एक रूल है, रूल क्या करता है कि किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से बनेगा। n जहाँ होता है शेल नंबर, तो मान लीजिए n बराबर 1, 1 मैंने पहला शेल जो फर्स्ट शेल है, इस न्यूक्लियस से निकलेंगे तो फर्स्ट शेल ये है अंदर वाला सबसे, ठीक है। तो n बराबर 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा इसका वैल्यू, यानी कि पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दूसरा शेल का कैपेसिटी, उसको दूसरा शेल को बोलते हैं l, ठीक है। l का कैपेसिटी कितना है, तो 2 गुने n स्क्वायर, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है, यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। लेकिन कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन टोटल है, 2 यहाँ डाल दिए तो बचा 4 ही, तो 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेगा। तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन का संगठन है वो परमाणु में वो कैसे होगा, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बाहरी कक्षा कौन हुआ, बाहरी शेल हुआ L, ये हुआ बाहरी शेल, ये बाहरी शेल, और अंदर का शेल हो गया K, ये समझना है, और न्यूक्लियस ये हो गया। चलिए उसी तरह ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको भरते हैं हम। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लिए सबसे पहले जो न्यूक्लियस होगा, ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका बनाएंगे। तो जो न्यूक्लियस होगा उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा, उसके बाद से शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा ऐसे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन कितना, 8 है, तो 8 कैसे कैसे बटेगा इस शेल में, दोनों शेल में, ये पहला शेल दूसरा शेल में 8 कैसे बटेगा, तो यही है, इस फॉर्मूला से बचेगा, इस फॉर्मूला से बटेगा 2n स्क्वायर। तो n बराबर 1 का मतलब कि पहला शेल को बोलते हैं k बराबर 2 गुने 1 स्क्वायर, n बराबर 1 रखे तो 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला शेल में डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब दूसरा शेल l बराबर 2 गुना, l के जगह पर 2 रख देंगे, n की जगह पर, तो 8 हो गया, 8, तो इसका कैपेसिटी हुआ 8, लेकिन यहाँ पे 2 डाल चुके हैं, टोटल 8 है, 6 ही बचा ना, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ठीक। अब ये सज गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन का संरचना है,
अपने उसके परमाणु में, एटम में सबसे छोटे वाले पार्ट में जो पदार्थ का होता है वो कैसे होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहेगा। चूँकि ये एटॉमिक नंबर से पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, और 8 इस शेल में कैसे बटेगा, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बटेगा इस फॉर्मूला के हिसाब से 2n² के हिसाब से, और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। इसका कैपेसिटी तो 8 गो इलेक्ट्रॉन का है, माने इस रास्ते में 8 गो गाड़ी घूम सकती है, लेकिन इसमें गाड़ी 6 ही तो बचा ना, क्योंकि 2 तो यहाँ गाड़ी घुमा दिए, तो 6 ही डाल देंगे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके कोई पूछेगा कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कोई पूछे कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में, ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसके बाहरी कक्षा में, बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और अंदर वाले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन बढ़ता है किसी भी तत्व के परमाणु में, एटम में, किसी भी तत्व के एटम में इस तरह इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इसी फार्मूला से बढ़ता है। ठीक है, कक्षा क्या हो सकता है, कक्षा के हो सकता है पहला कक्षा, एल को बोलेंगे दूसरा, एम होता है तीसरा, एन होता है। तो इस तरह कक्षा जितना बड़ा बड़ा परमाणु होता जाएगा, यानी कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये सब बड़ा बड़ा जितना होता जाएगा परमाणु, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होता जाएगा, तो उसी तरह ये कक्षा भी उसमें और ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई कहे कि कैल्शियम का आप बनाइए, कैल्शियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन कैसे सजेगा, तो कैल्शियम का जानेंगे। कैल्शियम कितना होता है, 20 यहाँ लिखा रहता है, इसका मतलब कैल्शियम का जो होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या कैल्शियम में 20 होता है। तो चलिए यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके बाद से यहाँ पे शेल बनेगा कक्षा, इसी में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 20 है, तो शेल भी ज़्यादा होगा तभी तो पहला शेल में n बराबर 1, n बराबर मतलब पहला शेल को बोलते हैं के में कितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो 2 गुना n² के फॉर्मूला से बनता है। n बराबर 1 है तो n की जगह पे 1 डाल देंगे, 2 गुना तो 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा l शेल, तो n बराबर 2 डालेंगे तो 2² 8, n बराबर 3 डालेंगे तो m शेल हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 3 डाल दीजिए, तो इस फॉर्मूला से 18 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी हो गया। अब देखिए 20 इलेक्ट्रॉन टोटल है, तो पहला शेल में तो 2 आ गया, पहला शेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब देखिए 2 8 डाल दिए, 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना। तो अब दूसरे 10 इलेक्ट्रॉन का इसमें डाल देंगे m वाले में, इसका कैपेसिटी तो 18 का है लेकिन बचा 10 ही, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो देखिए इसमें 3 शेल हो गया। ठीक है, तो किसी में एक ही होता है, जैसे हाइड्रोजन का एक ही, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन में खाली न्यूक्लियस बनाएंगे और न्यूक्लियस के बाद एक शेल बना लेंगे, और उसमें कितना 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथ में रहेगा। तो ये शेल का जो कक्षा की संख्या बढ़ता कब है, जब बड़ा बड़ा परमाणु होगा तो कक्षा का संख्या भी इसी तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि एटम में किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के या किसी भी मैटर के एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे सजा हुआ रहता है, क्या क्या चीज़ रहता है और वो कैसे कैसे सजा रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ हो रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है। अब एक चीज़ और जानेंगे कि मान लीजिए कोई भी मैटर है, कोई भी एलिमेंट है, तो उसमें गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है, गुण ये पाया जाता है कि वो चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में कोई भी मैटर का, कोई भी एलिमेंट का जो परमाणु होता है, एटम है, अभी एटम पढ़ाए हैं, तो वो चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा मतलब लास्ट वाला, आखिरी वाला कक्षा जो होता है, शेल जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या अगर बाहरी कक्षा ही उसका आखिरी कक्षा है, यानी एक ही कक्षा उसमें है, ऐसा एटम जिसमें एक ही कक्षा है, जैसे हाइड्रोजन का, तो उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो। फिर से इसको समझिए कि कोई भी एटम ये चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या ये चाहता है अगर उसका बाहरी कक्षा एक ही कक्षा वाला है, मान एक ही कक्षा वाला एटम है, एक ही शेल है उसमें, जैसे हाइड्रोजन में एक ही शेल है, तो चाहता है कि कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो। तब क्या होता है, उसको कहते हैं कि हाँ स्टेबल हो गया। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, आप बहुत सारा चीज़
करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं हमारे पास इतना पैसा हो जाए, इतना बैंक बैलेंस, उतना गाड़ी हो जाए, ये घर हो जाए, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ अब सब कुछ मेरे पास हो गया, स्टेबल हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे मैटर की कहानी भी है। अब ये इसके मैटर के नेचर में ऊपर वाले ने डाला हुआ है, तभी दुनिया इस तरह खड़ी है, पॉसिबल है कि एक हर किसी की ज़रूरत है। क्या हुआ, हर मैटर को, हर एलिमेंट में कुछ ना कुछ कम रहता है या कुछ ना कुछ ज़्यादा रहता है। तो वो चाहता है कि उसके नेचर में, उसके फितरत में है कि उसके आखिरी जो कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहे या 2 इलेक्ट्रॉन रहे। अगर एक ही कक्षा वाला है वो एटम, तब ठीक है, तभी जाके वो स्टेबल रहता है, उसके नेचर में है। और नहीं जब ये मिलेगा तो घूमता रहता है पूरा करने के लिए। तो इसीलिए इस घूमने के क्रम में वो दूसरे एलिमेंट से मिलता है, दूसरे कंपाउंड से मिलता है, और वहाँ पे जाके एक बॉन्ड बनाता है, यानी उसके साथ मिल जाता है, तब दूसरा पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, दूसरा चीज़, दूसरा कंपाउंड बन जाता है। तो अगर ये नहीं रहता मान लीजिए दुनिया में, तो हमारा बॉडी भी नहीं बनता, ये दुनिया में कोई चीज़ नहीं बनती। तो ऊपर वाले ने डाल दिया है कि तो ऊपर वाले ने उसमें ये गुण डाल दिया है, उस एलिमेंट में या उस मैटर में। तो वही हम लोग गुण पढ़ेंगे, उसको कहते हैं हम लोग वैलेंसी। उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता। तो वैलेंसी का कोई परिभाषा पूछे तो क्या है कि किसी भी एटम का वो गुण या वो अवस्था कि जिसमें वह अपना स्टेबल होने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो वो उस एटम का क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाता है। अब कोई पूछे कि भाई सोडियम का वैलेंसी क्या है, सोडियम का वैलेंसी क्या है, तो सोडियम एक तरह का एलिमेंट है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सोडियम में कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में ऐसे इसका सिंबल होता है, तो सोडियम का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें 11 होगा। तो अब देखेंगे कि 11 इलेक्ट्रॉन कैसे सजा हुआ है एटम में। तो हम अभी पढ़े हुए हैं कि एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन सजता है, एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन सजता है। तो बीच में तो हो गया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया पहला कक्षा, ये हो गया पहला कक्षा। तो पहला कक्षा में k बराबर 1, n बराबर 1 तो पहला कक्षा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। n बराबर 2 तो दूसरा कक्षा, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 को यहाँ पर डाल दीजिए और 8 को यहाँ पर डाल दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब टोटल 11 है, तो एक ही बचा इलेक्ट्रॉन, तो एक चला जाएगा किस में, ये तीसरा कक्षा में चला जाएगा, एक चला जाएगा तीसरा कक्षा में, यानी m वाले में चला जाएगा, m में चला जाएगा। तो ये अब आखिरी कक्षा कौन है इसका, आखिरी कक्षा ये ना हुआ जो सबसे लास्ट है कक्षा, ये बाहरी कक्षा 1। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और चाहता क्या है कोई भी एटम, उसके फितरत में क्या है, उसके नेचर में क्या है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन इसको रहना चाहिए, लेकिन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये चाहेगा कि नहीं कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये किसी के पास जाएगा, तो आपके पास मान लीजिए कि है थोड़ा सा पैसा, किसी के पास जाते हैं तो आपसे पार्टनरशिप नहीं करेगा, इसलिए क्या बहुत कम पैसा है, तो यहाँ इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, ठीक है। तो ये मांग के थक के हैरान हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन कोई इसको नहीं देगा। तो क्या करेगा, अपने में से क्या करेगा, इस एक को ख़त्म कर लेगा। एक ख़त्म करेगा तो ये कक्षा ख़त्म नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो कक्षा ख़त्म हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ख़त्म कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ख़त्म कर देगा, तो अब इसका आखिरी कक्षा हो गया 8, आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब स्टेबल हो गया। तो ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन देने से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो गया, इसलिए इसका वैलेंसी हो गया 1। इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो गया, सोडियम का वैलेंसी हो गया 1। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने से ये स्टेबल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए इसका वैलेंसी हो गया 8। चलिए हम अगर जानना चाहते हैं ऑक्सीजन का वैलेंसी, तो ऑक्सीजन का होता है परमाणु संख्या 8 होता है, नहीं 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन को उसी तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले में होता है 2, बता चुके हैं, और दूसरे में होगा 6 इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। तो पहले में 2 और दूसरे में 6, तो ये लास्ट वाला ही है 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला है, तो ये स्टेबल तो नहीं है, इसमें 8 होना चाहिए। तो किसी के पास जाएगा ये, तो 6 ऑलरेडी है इसके पास, तो 2 कोई इसको दे सकता है, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसा है, थोड़ा सा पैसा कोई मिला सकता है इसको, इसलिए इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। इसका वैलेंसी कितना, 2 हो जाएगा। तो 2 किसी से ले करके और ये स्टेबल हो जाएगा,
2 कहीं से मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब इसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो कब 8 होगा, जब 2 किसी से लेगा तब ना। तो ये इसका वैलेंसी हो गया 2। अच्छा, कार्बन का देखिए, कार्बन को लिखते हैं C से। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। तो कार्बन में इसी तरह कैसे सजेगा, पहले में होगा 2, अब दूसरे में हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो आखिर में क्या हुआ, 4 आखिरी जो कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जाएगा कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसका वैलेंसी कोई पूछे, कार्बन का वैलेंसी कोई पूछे तो वैलेंसी हो जाएगा क्या, 4, क्योंकि 4 और मिलने से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। अच्छा, कोई हाइड्रोजन का पूछे, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन में एक ही कक्षा होगा, ये न्यूक्लियस होगा, उसके बाद से एक कक्षा होगा, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा स्पेशल केस में बताया है ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला बात, कि अगर किसी एटम में एक ही कक्षा हो तो उसके आखिरी तो वही आखिरी कक्षा है, तो उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होगा तभी जाके स्टेबल होगा। इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 कहीं से मिलेगा तो ये 2 हो जाएगा। बच्चों, हम लोग अब यहाँ तक जान चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, यानी कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इस क्रम में वो क्या होता है कि ढूंढता फिरता है कि कहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो उसको मिल जाता है कहीं से, तो किसी के साथ मिल जाता है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इस मिलने से क्या होता है कि एक दूसरे से कम्बिनेशन होता है, कंबाइन होता है, या रिएक्शन होता है, और नया नया तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, नया नया तरह का यौगिक बन जाता है, क्योंकि वो मिल जाता है किसी से जा करके। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन के में टोटल होता है 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में, बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग देख चुके हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ड्रा कीजिए, बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि जो एटम होता है 2, 2, 4, 6, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो स्टेबल नहीं है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मान लीजिए एक और ऑक्सीजन कहीं पे है, तो उसके पास भी ऐसा 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ऑक्सीजन अब करीब होना शुरू होगा, क्या होगा, ये उसके पास जाएगा या ये इसके पास आएगा, कहेगा भाई देखो हमारे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, और तुम्हारे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा करते हैं कि तुम अपना हमको 2 दे दो, तो 2 दे दो, तो ये अपना बना लेगा 2 ठो। तो कहेगा भाई हम 2 दे दें, हम कहाँ जाएंगे फिर। तो कहेगा कि एक काम करो, तुम मेरा 2 ले लो और हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। तो अब देखिए, अब गिनिए, ये जब इसको 2 दे दिया तो 2, 4, 6, इसका भी गिनेगा तो 8 हो गया, और ये भी अपना 2 इसको दे दिया तो 2, 4, 6, इसका भी गिनेगा तो 8 हो जाएगा। तो अब जो बाहरी जो कक्षा है इस दोनों ऑक्सीजन के, अब जो बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो बाहरी कक्षा में आएगा, क्योंकि पहला कक्षा में कोई ज़रूरत नहीं है, बाहरी कक्षा में ज़रूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अब दोनों के बाहरी कक्षा में, बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब दोनों स्टेबल हो गया। जैसे दोनों स्टेबल हो गया, अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हमेशा साथ साथ रहेगा, ये हमेशा साथ साथ रहेगा। तो साथ साथ रहेगा तो हमेशा रहेगा इस तरह होकर के O2, 2 गो O हमेशा साथ रहेगा, इसलिए O2। इसलिए आप जब भी देखते होंगे तो O को नहीं लिखा जाता है, O2 लिखा जाता है। O2 का मतलब हमेशा गैस हो गया, यानी हमेशा साथ साथ रहता है। तो हवा में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु से मिलता रहता है, और इस तरह हमेशा हवा में क्या रहता है, O2 रहता है। चलिए मान लीजिए कि हाइड्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में 1 है, ये तो रहता है ना, मानना तो है नहीं, रहता है ऑलरेडी। तो 1 हाइड्रोजन है, तो 1 और चाहिए ना इसको स्टेबल होने के लिए, क्योंकि इसका स्पेशल केस है, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक ही कक्षा है, आखिरी कक्षा वही है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो जाएगा हवा में और फिर दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा, कहेगा भाई तुम्हारे पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारा ये काउंट कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं, कहेगा तो फिर हम भी तुम्हारा काउंट कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं। अब ये आप ये जाने कि मान लीजिए क्रिकेट मैच खेलने गए हम लोग, कितना प्लेयर हैं, तो 11 प्लेयर होता है क्रिकेट मैच खेलने का। मान लीजिए 12 प्लेयर चला गया, तो एक प्लेयर को नहीं कहते हैं कि भाई तुम दोनों तरफ से खेल लेना, ठीक है। तो वही यहाँ भी है कि ये
इधर भी काउंट हो जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर भी काउंट हो जा रहा है। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, इसको कहते हैं शेयर। तो जब शेयर इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो दोनों काम चल जा रहा है, तो दोनों काम चल जा रहा है तो एच एच हमेशा साथ में रहेगा स्टेबल होकर, इसलिए रखते हैं इसको क्या लिखते हैं हम लोग, H2 लिखते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का जो आप लोग लिखेंगे तो उसके आखिरी कक्षा में बताया भी कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी आखिरी कक्षा में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो चलिए सोडियम यहाँ ड्रा कीजिए, सोडियम यहाँ लिखिए और उसकी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 17। क्लोरीन का जब आप लिखिएगा तो उसकी आखिरी कक्षा में उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन बैठाइएगा तो आखिरी कक्षा में उसके आखिरी शेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन यहाँ पे लिखिए और उसकी आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर केस देखिए, क्या यहाँ पर क्या हुआ था कि दोनों शेयर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये जाएगा शेयर करने, घाटा हो जाएगा। 7 को इलेक्ट्रॉन कहेगा हम तो धनी आदमी हैं, तुम तो बिल्कुल तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, चलो तुम साइड रहो। तो क्या होगा, यहाँ पे शेयरिंग नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, इसको ज़रूरत है भाई 8 किसी तरह पूरा करना है, तो 1 दे देगा तो ये 8 बन जाएगा, और इसको ये 1 ले लेगा तो 8 बन जाएगा। तो हमेशा के लिए क्या अपना वजूद ख़त्म कर देता है, ये अपना अच्छा बनने के लिए एक सेल ही गायब कर देता है। तो क्या कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, बिल्कुल प्लस ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, ट्रांसफ़र करके किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन को यहाँ पर था 2 2 4 2 6, ठीक है, और 1 यहाँ पे, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए कि यहाँ ड्रा करते हैं, यहाँ पे 1 ही था, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो अब जब ट्रांसफ़र कर देगा तो अब इसके पास कितना हो जाएगा, क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और सोडियम ट्रांसफ़र कर दिया तो सोडियम का जो कक्षा हो गया उसकी आखिरी कक्षा में अब 8 इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि सोडियम का पहले था 2 8 और 1, अब 1 तो दे दिया ये, तो ये 2 8 हो गया ना इसका, तो अब आखिरी कक्षा में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अब ये सोडियम भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे क्या चीज़ से बना है, जो आपस में कंबाइन हुआ तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। या आपस में कंबाइन हुआ तो सोडियम और क्लोरीन आपस में साथ साथ में रहेगा। सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रहा है, इधर शेयरिंग हो रहा था। यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यही सब लोग जानते हैं कि जो बॉन्ड बनता है वो 2 तरह का होता है, एक जो ट्रांसफ़र से बनता है, एक जो शेयरिंग से बनता है। सॉरी, सबसे पहले जो शेयरिंग से बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एक जो बिल्कुल ट्रांसफ़र से बन जाए, ट्रांसफ़र से, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। एक जो शेयरिंग से बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। और जो ट्रांसफ़र से बने, एक दूसरे को दे इलेक्ट्रॉन या ले तो उसको बोलेंगे आयोनिक। तो अब आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन को हम लोग H2 क्यों लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को हमेशा हम लोग O2 क्यों लिखते हैं। तो देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अलग रह ही नहीं सकता है, H रह ही नहीं सकता है प्रकृति में, नेचर में हमेशा कंबाइन होकर रहता है, शेयरिंग होता है उसमें, इसलिए H2 रहता है। ऑक्सीजन में O अलग अलग रह ही नहीं सकता है, हमेशा O2 के रूप में रहता है, ठीक है, इसलिए गैस, हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, क्या समझना है कि यहाँ जो 2 लिखे हैं तो क्या अगर यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ भी, अब यहाँ पर ये समझना है, कि मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखे हैं, आप कहिएगा इस 2 को यहाँ पे क्यों नहीं लिख दिए, यहाँ पर 2 लिखे हैं, कहिएगा 2 को यहाँ पे क्यों नहीं लिख दिए। तो यहाँ पर इस तरह जो लिखे थे, इस तरह H2 और O2, इसमें और इसमें बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है, इसमें और इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। क्या फ़र्क है, यहाँ पर जो लिखेंगे तो ये हो गया एटम, ठीक है, एटम हमेशा जो होता है वो फ्री अवस्था में होता है, तो ये हो गया एटम, ये हो गया एटम। तो कितना एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम पढ़ेंगे,
लेकिन यहाँ जब पढ़ लिए, यहाँ जब लिख दिए 2 इसके नीचे, तो H और H मिल करके 2 एटम मिल गया आपस में, तो यानी कि वो मॉलिक्यूल हो गया। जब एटम आपस में मिलता है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल हो जाता है। जब परमाणु आपस में मिलता है तो अणु बन जाता है। तो अब ये मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल यानी परमाणु। और ये था एटम। अब यहाँ 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो एटम का संख्या बताएगा, 5 एटम, 6 एटम, 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, तो यहाँ एटम हो गया। और जैसे यहाँ नीचे आया तो यह मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ जो है 1 है, यानी हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल। अगर यहाँ 2 रहता तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। 3 रहता तो हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ जब भी नीचे आ गया कोई चीज़, 2, 3, 5, 1, 4, 7, जो भी आ गया, 1 के अलावा 2, 3, 5, 4, 6, 10, तो मॉलिक्यूल हो गया, वो एटम नहीं रहा। तो ये कहेंगे, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इसको पढ़ेंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अणु। अब ये हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मॉलिक्यूल है। अगर 2 रहता तो कहते हैं कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है। 3 रहता तो कहते हैं हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे भी 2 रहता तो कहते हैं हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है। अब इसी तरह अगर मान लीजिए कि H2 लिखा रहे और O2 लिखा रहे और यहाँ पर लिखा रहे 2H2O, तो आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल मिला, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिला। देखिए 2 यहाँ पे लिखा है तो मॉलिक्यूल हो गया अब, ठीक है। अब ये एटम नहीं रहा क्योंकि कंबाइन हो गया है, कंबाइन होकर के 2 एटम हो गया। 2 एटम जैसे मिले, कंबाइन हुआ तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल हुआ, इसलिए मॉलिक्यूल यहाँ लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 1 है तो 1 मॉलिक्यूल मिल के वाटर का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। ये टोटल हो गया वाटर, ये टोटल हो गया वाटर, और 2 कम यहाँ लिख दिए तो मतलब वाटर का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन एटम कैसे लिखा जाता है। तो समझते हैं कि एटम कहाँ पे लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल कौन सा है, ठीक है। अब कोई लिखा रहे ऐसे H2SO4, तो इसमें कोई पूछेगा कि यहाँ पर H मतलब हाइड्रोजन है, S मतलब सल्फर है, O मतलब ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ, यहाँ पे 4 लिखा हुआ, तो कहेंगे कि हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम लिया गया है और सल्फर का 1 एटम लिया गया है, ऑक्सीजन का 4 एटम लिया हुआ है, तब H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल बना है, तब जाके H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल बना है। हाइड्रोजन का 2 एटम लिया गया है, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम, तब जाके H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये जो नंबर्स लिखे जाते हैं किसी भी सिंबल के पहले या बाद में, तो उसका क्या मतलब होता है। कब पढ़ेंगे कि वो मॉलिक्यूल है और कब समझेंगे कि वो एटम है।